उनमें से कुछ तो बिना रुके 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक माइनिंग करते रहते हैं और इंसानों को उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाना पड़ता है। उनकी प्रोडक्टिविटी लॉयड की उम्मीद से 10 गुना बेहतर है। वो सैलरी लेने से भी मना कर देते हैं। उनका पेमेंट बस खाना है। लेकिन इस खाने का खर्च इतना बढ़ गया है कि लॉयड इस मांग को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। लगातार टैक्स बढ़ाना तो एक तरह की चोरी होगी, जिससे लोग नाराज हो जाएंगे और काम करना कम कर देंगे। इस समस्या का सीधा सा समाधान ये है कि लोग खुद ज्यादा पैसे कमाएं और इसके लिए वो बंजर जमीन का इस्तेमाल करेंगे जो गांव के उत्तर में है और उस दलदल को एक खेत में बदल देंगे। जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरी दुनिया का ज्ञान होने के बावजूद हमारे हीरो को एक परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 21 दिनों की कड़ी मेहनत और कोशिशों के बाद यहाँ तक कि झावियर भी बैरन से पूछता है कि क्या उसे लॉयड को रोकना चाहिए, क्योंकि वो ठीक से सो और आराम नहीं कर रहा है। लेकिन बैरन कहता है कि वो पहले अपने बेटे से नफरत करता था, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। पर अब उसे कुछ हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते देख वो बस उसका सम्मान कर सकता है और उसके रास्ते में नहीं आ सकता। रात होते होते आखिरकार लॉयड एक परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाने में कामयाब हो ही गया। अब टैक्स का पैसा पानी की तरह बरसेगा। वो बेहद थका हुआ जमीन पर लेट जाता है, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी के ओवरटाइम और बिना सोए गुजारी रातों के मुकाबले इसे वो आराम से झेल सकता है। इसी पल उसके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, जो उसकी डिजाइन एबिलिटी में एक नया ऑप्शन जोड़ देता है, जिससे वो मेजरमेंट से मिले डेटा का इस्तेमाल करके सिमुलेशन कर सकता है। लॉयड तुरंत एक टेस्ट करता है और दूर एक पहाड़ पर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। और जब वो उसके स्ट्रक्चर में अजीब बदलाव करता है तो वो टूट जाता है। वो इस बात पर गुस्सा है कि सिस्टम ने उसे ये बात अब बताई है, वो भी 1 महीने तक पागलों की तरह काम करने के बाद। दलदल पर पहुंचकर वो वेटलैंड रिकवरी प्रोजेक्ट के पहले फेज की शुरुआत करता है। पहला कदम है अपने पिट से उस जमीन का सारा पानी पिलवाना। हमारा हीरो जानता है कि सिर्फ वो दोनों ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पेट समन करने का फैसला करता है। अपने मौजूदा आरपी के साथ वो 4 पेट्स समन कर सकता है। उन पेट्स के पास कोई स्पेशल एबिलिटी होना जरूरी नहीं है, बस उनका इतना बड़ा होना काफी है कि वो सारा पानी पी सकें। पोर्टल से बाहर निकलते ही वो जीव अपनी तेज रफ्तार की वजह से सीधे हमारे हीरो के चेहरे से टकराता है। और जब वो जमीन पर गिरता है, लॉयड हैरान रह जाता है, क्योंकि ये एक हिपोपोटामस जैसा दिखता है, जो कि एक पानी का जीव है। वो तीनों पेट्स आपस में खेलकर जश्न मनाने लगते हैं। हमारा हीरो अब उम्मीद के साथ उससे अपनी इंस्ट्रक्शंस दिखाने को कहता है। बाकी सबकी तरह हिप्पो भी मुंह से एक कार्ड बाहर थूकता है और लॉयड, जिसे अब इस सब की आदत हो चुकी थी, कार्ड उठाकर उसे पढ़ने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सूरजमुखी के बीज खिलाने पर भी इसका साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हिप्पो दूसरों की तरह बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो इस मिशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो लॉयड उसे इग्नोर करके एक और पेट समन करने का फैसला करता है। उसके इस बर्ताव से बाकी पेट्स चिढ़ जाते हैं और अपने नए दोस्त को दिलासा देने लगते हैं। हमारा हीरो समझाने की कोशिश करता है कि वो इस काम के लायक नहीं है, लेकिन पेट्स हड़ताल पर चले जाते हैं और अड़ जाते हैं कि वो उनकी अहमियत समझे। आखिरकार लॉयड उसे एक मौका देने का फैसला करता है और उसकी एबिलिटी के बारे में पूछता है। वो छोटा सा हिप्पो अपनी वन गल्प एबिलिटी का डेमो दिखाता है, जिससे वो सिर्फ एक घूंट में ढेर सारा पानी पी सकता है। लेकिन वो उतना ही पानी पी सकता है जितना उसके पेट में समा सके। एक पल के लिए लॉयड को लगा कि इस काम के लिए ये सबसे बेहतरीन एबिलिटी होगी, लेकिन वो फिर से निराश हो जाता है। तभी हिप्पो फैसला करता है कि वो दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है और झील का पानी पीना शुरू कर देता है, जिसे देखकर हमारा हीरो सोचने लगता है कि उसे कोई वहम हो रहा है, क्योंकि हिप्पो धीरे धीरे बड़ा होता हुआ दिखाई देता है और वो शुरू कर देता है उस पूरी झील का पानी पीना, जिससे लॉयड दंग रह जाता है कि वो महज कुछ ही सेकंड में कितना बड़ा हो गया है। वो विशाल दलदल पूरी तरह सूख जाता है और हिप्पो काफी संतुष्ट नजर आता है इतना सारा पानी पीने के बाद, जबकि हमारा हीरो पूरी तरह हैरान है कि उसने इतने कम समय में इतना सारा पानी कैसे पी लिया। वहीं बाकी दोनों पेट्स अपने मालिक को ऐसे देखते हैं जैसे कह रहे हों, देखा, हमने तो पहले ही कहा था। और लॉयड सिस्टम से पूछता है कि क्या ये वाकई रैंडम है, क्योंकि उसे हमेशा वही जादुई जीव मिलते हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। लेकिन सिस्टम गोलमोल जवाब देते हुए सिर्फ इतना कहता है कि वो किस्मत वाला है। हिप्पो पूछता है कि क्या वो और पानी पीना जारी रख सकता है। इस पर वो री इंकारनेटेड आर्किटेक्ट उससे कहता है कि जब तक तुम्हारा पेट न भर जाए तब तक पीते रहो, क्योंकि मैट्रिक्स टेरेन का कंस्ट्रक्शन कल से शुरू होने वाला है।
अगले दिन मजदूर हिप्पो का साइज देखकर दंग रह जाते हैं। वो इस काम के पहले प्रोसेस का हिस्सा है, जहां वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीता है और उसे थूक देता है नदी में। और इसी प्रोसेस को कई बार दोहराता है जब तक कि सब कुछ पूरी तरह सूख नहीं जाता। इसके बाद मजदूर मिट्टी से जड़ी बूटियों की जड़ों और बाकी बचे पौधों को साफ करते हैं। धमाकों का इस्तेमाल करके जमीन में गड्ढे किए जाते हैं और उनमें बांस डाल दिए जाते हैं, जबकि पैडोंग मिट्टी को दबाता है ताकि जमीन के सबसे गहरे हिस्से से पानी निकाला जा सके। हिप्पो इन बांसों का इस्तेमाल स्ट्रॉ की तरह करता है। इस सब के बाद ही अपनी सिमुलेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो एक डैम बनाते हैं। इन सभी प्रोसेस के पूरे होने के साथ उन्होंने अभी बस पहला सेक्टर खत्म किया है। लॉयड चिल्लाकर कहता है कि काम खत्म होने के बाद वो एक बड़ी पार्टी करेंगे, जिससे सभी मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद झावियर भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने उस बंजर जमीन को खेती के लायक बना दिया है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि एक तलवारबाज इतने नेचुरल तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कब से करने लगा। तभी लॉयड उसका नाम चिल्लाते हुए वहां पहुंचता है। वो झावियर से कीड़ों से निपटने के लिए रास्ते में बीज छिड़कने को कहता है। यानी एक महान तलवारबाज अब बेचारा किसान बनकर रह गया है। अगली बार वो पक्का यंग मास्टर की इन अजीब डिमांड्स को मना कर देगा। उसी पल बैरन और बैरनेस वहां आते हैं, इस शानदार नजारे को देखकर। और हर कोई शायद वही सोच रहा होगा जो वो सोच रहे हैं। वो जो देख रहे हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। गांव के लोग हमारे हीरो को इज्जत देने लगते हैं, जिससे उसे और भी ज्यादा आरपी मिलते हैं। जेवियर भी अपने पौधों की देखभाल करके खुश है और उन्हें ऐसे पानी दे रहा है जैसे वो उसकी खुद की बेटियां हों। लॉयड कहता है कि अब सब कुछ खत्म करने के लिए बस एक वाटर व्हील की जरूरत है, एक ऐसा डिवाइस जो दलदल को दोबारा बाढ़ की चपेट में आने से बचाएगा। तभी उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगती है। एक पूरी घुड़सवार सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। लॉयड पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। झावियर बताता है कि वो वेकाउंट राकोना है, जो दलदल के उत्तरी हिस्से का मालिक है। उनके वहां पहुंचते ही हमारा हीरो खुद को इस कंस्ट्रक्शन का जिम्मेदार बताता है। घोड़े पर सवार एक सैनिक कहता है कि ये वेकाउंट की जमीन है और उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। मारा स्वamp एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों सालों से कोई नहीं आया। इसका उत्तरी हिस्सा वेकाउंट लाकोना के अंडर आता है, जबकि दक्षिणी हिस्सा फ्रोंटेरा के। लेकिन जाहिर है वो अचानक इस जमीन पर अपना हक जताने आ गए थे, ताकि बिना किसी मेहनत के इस उपजाऊ जमीन को हड़प सकें। उनका जमीन सौंपने की जिद करना समझ आता है, क्योंकि दलदल का एक हिस्सा सच में उनकी प्रॉपर्टी है। इतनी बात तो अब तक साफ है। लॉयड विस्काउंट से पूछता है कि क्या वो सच में ये कह रहे हैं कि उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। घोड़े पर सवार आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि ये बातचीत रईसों के बीच की है। वो आदमी गुस्से से लाल हो जाता है, जबकि किसान यंग मास्टर की इस हरकत पर सवाल उठाने लगते हैं। लॉयड अपना इंट्रोडक्शन फ्रोंतेरा फैमिली के बड़े बेटे के रूप में देता है। विस्काउंट कहता है कि उसका ये बर्ताव बेहद बदतमीजी भरा है और वो बैरन फ्रोंतेरा को बुलाने के लिए कहता है। हमारा हीरो ऐसे नाटक करता है जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और अपना कान खुजलाने लगता है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसे तो बस किसी गोबर वाली मक्खी के भिनभिनाने की आवाज आ रही थी। विस्काउंट सच में उस मक्खी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे उसका गार्ड टोकते हुए बताता है कि ये नौजवान असल में उसी की बात कर रहा है। अब लॉयड किंगडम की जमीनों से जुड़े कानूनों के बारे में बात करने लगता है। कानून नंबर 301, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने से जुड़ा एक खास कानून। अगर किसी बंजर जमीन को लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उस जमीन पर अपना मालिकाना हक जताया जा सकता है। अगर 100 सालों तक बिना किसी के रहे या खेती किए उसे खाली छोड़ दिया जाए, तो उसे बिना मालिक की जमीन माना जाता है, जिसमें से एक शर्त यह है कटाई की गई हो। तभी झावियर को कुछ समय पहले लॉयड के साथ हुई अपनी बातचीत याद आती है, जहां उसने बताया था कि ये बीज जमीन से कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए है। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए विस्काउंट को बधाई देता है कि वो मैरे स्वाम्प के इतिहास की पहली फसल कटाई के गवाह बन रहे हैं। ये देखकर कि लॉयड ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी, विस्काउंट को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है। लॉयड बड़े प्यार से उसे तोहफे में एक पत्ता गोभी देता है और घुड़सवारों को तुरंत उसके इलाके से बाहर जाने का हुक्म सुनाता है, वरना उन्हें घुसपैठिया मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन सबको वहां से मायूस होकर लौटते देख झावियर पूछता है कि क्या उन्हें पहले से ही कोई भविष्यवाणी हुई थी कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं। पर असल में हमारा हीरो पहली बार ऐसे लोगों से नहीं निपट रहा था जो दूसरों की मेहनत का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं।
सभी किसान भी बेहद खुश थे और जश्न मना रहे थे कि यंग मास्टर ने उनकी जीन बचा ली। लेकिन वो अभी भी अपने उसी मतलबी अंदाज में बना रहता है और सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हुए सबको काम पर वापस लौटने के लिए कहता है। और फिर देर रात को हमारा हीरो बैठकर फसलों पर आए एक भयानक तूफान को देख रहा होता है, क्योंकि गर्मी खत्म होते ही पतझड़ अपने साथ बारिश लेकर आया है। और भले ही उसने सैकड़ों बार सिमुलेशन का इस्तेमाल किया हो, फिर भी उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए और आखिर तक नजर रखनी चाहिए। और सुबह होने तक बारिश थम जाती है और उसके साथ ही सारी चिंता भी दूर हो जाती है, क्योंकि उसके इस बेहतरीन आविष्कार की वजह से वो जमीन वापस दलदल में नहीं बदली और उसे सिस्टम से ढेर सारे अचीवमेंट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। अब जब पहला काम पूरा हो चुका है, तो वो आगे बढ़ेगा अपने अगले कदम की तरफ। दूसरी तरफ काउंट लकोना के इलाके में वो इस हालात से बेहद गुस्से में और परेशान है। अगर वो लोग 2 साल तक ऐसे ही खेती करते रहे, तो वो जमीन कानूनी तौर पर उनकी हो जाएगी। आखिरकार वो दलदल सोने के अंडे देने वाली जमीन जो है, अपनी इतनी कीमती जमीन को हाथ से जाने देने के गम में उसका पेट तक दर्द करने लगा है। वो इस उपजाऊ जमीन को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसलिए वो अपने अधिकारी से डाई वर्कशॉप के सुपरवाइजर को बुलाने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद लॉयड की नींद खुलती है, तो उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा होता है। शायद कई दिनों से ठीक से ना सोने का असर अब उस पर दिखने लगा था। लेकिन फिर भी वो बिस्तर पर पड़े नहीं रह सकता था, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करने बाकी थे। पर मुसीबत तब खड़ी होती है जब झावियर भी अजीब तरह से सोकर उठता है। उसके सिर में भी वैसा ही तेज दर्द हो रहा था, जिससे हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये हरकत की है। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि मेड एमिली, मिस्टर एलॉप, जो गायों की देखभाल करता था, और खुद वो गायें भी इस बीमारी का शिकार हो चुकी थीं। कुल मिलाकर कहे तो इंसान हो या जानवर, गांव का हर एक जीव इससे परेशान था। तेज सूझबूझ वाले जानवरों ने तो पानी पीने से ही मना कर दिया था, जिससे हमारे हीरो को शक होता है कि जरूर पानी में ही कोई गड़बड़ है। इस दुनिया में लॉयड का सबसे बड़ा हथियार उसका ज्ञान है, लेकिन चींटियों वाले हादसे के बाद उसे समझ आ गया था कि जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता नहीं। ये मानकर कि विस्काउंट कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, उसके इलाके की जांच पड़ताल की गई, जिससे पता चला कि उसकी कमाई का मुख्य जरिया लडोना फल से बनने वाली डाई टेक्नोलॉजी है। दिक्कत यह है कि ये फल इंसानों के लिए जहरीला हो सकता है, और अपनी जलन और लालच में आकर रेकोना ने बिना किसी शक के गांव के पानी में जहर मिला दिया था। हवेली के अंदर बैरन फ्रंटेरा एक अजीब प्रस्ताव सुनकर दंग रह जाता है। विस्काउंट का आदमी आकर उनसे आधे वेटलैंड्स की मांग करता है और वादा करता है कि ऐसा करने पर वो पानी में डाई का कचरा डालना बंद कर देंगे। हमारे हीरो के पिता इसे सरासर ब्लैकमेल कहते हैं, लेकिन वो आदमी इसी इरादे से आया था, क्योंकि अगर वो कोर्ट भी जाएं तो फैसला आने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, और कानूनी लड़ाई के खर्च और साफ पानी के इंतजाम में उनके इतने पैसे डूब जाएंगे कि वो पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे। तभी वहां लॉयड कमरे में दाखिल होता है और अपने पिता से कहता है कि उनके परजीवी पड़ोसी पानी में जहर घोल रहे हैं। और तभी दरवाजा जोर से उस आदमी के मुंह पर बंद हो जाता है, जिससे वो भड़कते हुए हमारे हीरो से अपने मालिक की बेइज्जती करने की शिकायत करता है। तभी एक गुस्से से भरी निगाहों के साथ हमारा हीरो ताना मारता है कि उसे नहीं पता था कि कचरा परजीवी भी इंसानों की भाषा समझ सकते हैं। एक बार फिर बेइज्जत होने पर वो नाइट अपना आपा खो बैठता है और अपनी तलवार खींचकर उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे देता है। कुछ ही देर बाद हमें फिर से वही नजारा देखने को मिलता है, जहां लॉयड एक ऐसे इंसान को पीट रहा है जो पहले ही हार मान चुका है। जब वो आदमी रोते हुए रहम की भीख मांगता है, तो लॉयड संतुष्ट होने का नाटक करता है और फिर उसे दोबारा पीटने लगता है। बैरन अपने बेटे को टोकता है कि मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बेटे की इस हरकत से काफी खुश है। वहीं बुरी तरह पिटने के बाद वो आदमी अपने मालिक के पास वापस लौटता है, जो उसे बैरोन के निकम्मे बेटे से पिटने के लिए कचरा कहकर दुत्कारता है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे लगता है कि उसके आदमी ने एक तरह से अच्छा ही काम किया है, क्योंकि फ्रंटेरा परिवार सिर्फ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और वो लोग इस सरेआम हुई पिटाई का बहाना बनाकर कानूनी प्रक्रिया को कम से कम 3-4 साल के लिए टाल सकते हैं। फ्रंटेरा होने के नाते वो इस मामले को अपने ही तरीके से सुलझाएगा, और वो इकट्ठा करने लगता है वहां के लोगों को, ताकि लालची दुश्मनों से अपनी जमीन की रक्षा की जा सके। सबसे पहले
पानी की इस समस्या को सुलझाने के लिए वो अपने हिप्पो की मदद से एक बड़ा रिजर्वायर बनाते हैं, ताकि नदी का पानी प्रदूषित होने से पहले ही उसे लाकर इस रिजर्वायर में भरा जा सके। ये सब देखकर झावियर कहता है कि तरीका तो अच्छा है, लेकिन उन्हें बिना आराम किए रोज ऐसा करना पड़ेगा। इस पर लॉयड कहता है कि ये तो बस एक अस्थायी समाधान है, असली प्लान तो एक वाटर सप्लाई सिस्टम तैयार करना है, और इसके लिए पूर्वी पहाड़ों में मौजूद लेक कपुआ से पानी लाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, जो कि काम और खर्च के मामले में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। मगर हमारा हीरो अच्छे से जानता था कि इस खर्च को 100 गुना मुनाफे के साथ वापस कैसे वसूलना है। कुछ महीनों बाद विस्काउंट किसी बात को लेकर बेहद परेशान और बेचैन दिखाई देता है। तभी उसका मैनेजर आकर बताता है कि बैरन फ्रोंटेरा का बड़ा बेटा उनसे मिलना चाहता है, ताकि उनकी हालिया मुश्किलों को हल करने में मदद कर सके। कमरे के अंदर आते ही लॉयड तंज कसते हुए कहता है कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं और वो यहाँ सिर्फ उनकी मुश्किलों को दूर करने आया है। विस्काउंट अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन लॉयड जोर देकर कहता है कि वो उसकी डाई वर्कशॉप को बर्बाद होने से बचा सकता है। ठीक उसी पल विस्काउंट को समझ आ जाता है कि वो जिस मुसीबत से गुजर रहा है वो इस फ्रंटेरा के लड़के की ही करतूत है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लॉयड खुद ही समझाने लगता है कि नदी में जो कचरा उसने बहाया था, उसकी वजह से उन्हें लेक कापुआ से पानी लाना पड़ा। मजदूरों को एक लंबा रास्ता खोदना पड़ा, ताकि पानी ले जाने के लिए पाइप बिछाए जा सके। और इसी रास्ते के बीच में उनके सामने एक बहुत बड़ी घाटी आ गई, जिसकी वजह से उनके पास रोमन स्टाइल का एक्वाडक्ट बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसके लिए झावियर को ढेर सारे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को ब्लास्ट करना पड़ा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में इसी का इस्तेमाल होता है। और उसी दौरान लाइमस्टोन के कुछ टुकड़े गलती से नदी में जा गिरे। घबराते हुए विस्काउंट पूछता है कि आखिर इस बकवास का मेरी डाई वर्कशॉप से क्या लेना देना है। लॉयड समझाता है कि तुम्हारी वर्कशॉप में जो पानी जा रहा है वो उसी लाइमस्टोन से भरा हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे सारे कपड़े भूरे रंग के रंगे जा रहे हैं। गुस्से में रकूना कहता है कि वो उन्हें कोर्ट में घसीटेगा। तो हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है कि इस कानूनी प्रक्रिया में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, और पूछता है कि क्या तब तक कोई तुम्हारे प्रोडक्ट्स को याद भी रखेगा। पूरी तरह बर्बाद होने के डर से विस्काउंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लॉयड उसके सारे शक दूर करके और उसे उसकी औकात दिखाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, विस्काउंट उसे धमकी देते हुए कहता है कि वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। बाहर आने पर झावियर पूछता है कि लॉयड आखिर करना क्या चाहता है। उसने तो बस उसे उकसाने का काम किया है, जबकि राजधानी में ऊंचे संपर्कों की वजह से वो आदमी वाकई बहुत खतरनाक है। हमारा हीरो उसे थोड़ा सब्र रखने को कहता है, ताकि ये देखा जा सके कि आखिर नुकसान किसका ज्यादा होने वाला है। ठीक 1 महीने बाद विस्काउंट घुटनों के बल बैठकर अपनी डाई वर्कशॉप को बचाने की भीख मांग रहा होता है। पूरे रौब के साथ लॉयड उससे पूछता है कि क्या उसके उन 2 बड़े संपर्कों ने कह दिया कि वो ये केस कभी नहीं जीत सकता। पछतावे से भरा विस्काउंट गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है, लेकिन हमारे हीरो को उसके इस झूठे घमंड या माफीनामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इतना चाहता है कि विस्काउंट इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। अगर वो साइन कर देता है तो 1 हफ्ते के अंदर उसकी वर्कशॉप में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जब विस्काउंट उस भारी भरकम रकम को देखता है जो उसे चुकानी होगी, तो वो हैरान होकर पूछता है कि कोई पानी की इतनी बड़ी कीमत कैसे वसूल सकता है। हमारे हीरो को ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आखिर इसी ने तो उसे सिखाया था कि पानी मुफ्त में नहीं मिलता। ये सुनकर विस्काउंट दंग रह जाता है और साइन करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। यहाँ तक कि लॉयड के पिता भी हर महीने इतनी बड़ी रकम मिलने की बात से डर जाते हैं। चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि वाइस्काउंट वाकई बहुत दिलदार आदमी है। झावियर मन ही मन सोचता है कि इस लड़ाई की शुरुआत तो वैसे वाइस्काउंट ने ही की थी, लेकिन इस वक्त हमारा हीरो खुद किसी शैतान जैसा लग रहा है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई आखिरी तारीख नहीं है, जिसका मतलब है कि वो मरते दम तक वाइस्काउंट से सब कुछ वसूलता रहेगा। सच तो ये है कि लॉयड की फितरत को देखते हुए वो पीढ़ियों तक उसका पैसा चूसता रहेगा। किसी डेमन किंग की तरह लॉयड उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, और अगर वो पैसों के बदले उसकी नसें भी खींच सकता तो वो भी कर डालता। उधर काउंट के पास भी एक बहुत अच्छी खबर है। उन्हें ऑर्क कबीले के खजाने के लिए एक खरीदार मिल गया है। जब हमारा हीरो पूछता है कि उसे किसने खरीदा है, तो उसे ये बात काफी अजीब लगती है, क्योंकि उस खरीदार जैसा रईस इंसान आसानी से नई चीजें खरीद सकता था। उसके पिता को पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खरीदार समुद्र में एक मूर्ति बनवाना चाहता है। ठीक उसी पल हमें काउंट क्रेमो अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए नजर आते हैं।
दूर क्षितिज पर समुद्र की लहरों के बीच से कुछ ऊपर उठने लगता है। महासागर की गहराइयों से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है। काउंट गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसकी तरफ देखते हैं। वो जीव पूरी तरह से समुद्र से बाहर आ जाता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने के लिए तैयार। अगले दिन कहानी वापस फ्रोंटेरा साम्राज्य में लौटती है। झावियर बैरॉन को जानकारी देता है कि वो लोग एक हफ्ते में रवाना हो रहे हैं और खर्चों को कम से कम रखने के लिए छोटे मालिक ने अपने साथ जाने के लिए सिर्फ 10 आदमियों की मांग की है। एक पौधे की देखभाल करते हुए बैरॉन कहते हैं कि अगर उनका बेटा यही चाहता है तो उसकी ये मांग पूरी कर दी जाए। झावियर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो चिंता न करें, क्योंकि वो उस पर पूरी नजर रखेगा। बैरन बताते हैं कि जब विस्काउंट लकोना का नाइट उन्हें ब्लैक कमेल करने आया था, तो वो बुरी तरह डर गए थे और सच में अपनी जमीनें छोड़ने का मन बना चुके थे। लेकिन अपने बेटे और वहां के लोगों की मेहनत को देखकर उनके अंदर भी हिम्मत आ गई। बैरन कहते हैं कि वो हमेशा से एक कमजोर और नाकाबिल शासक रहे हैं, पर झावियर उनकी बात से असहमत होते हुए कहता है कि वो बिल्कुल इसके उलट हैं, एक बेहद दयालु और सबका ख्याल रखने वाले इंसान, जो बाकी किसी भी रईस से कहीं बेहतर है। अपने वफादार की इन बातों की कद्र करने के बावजूद बैरन खुद को एक अच्छा शासक मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि एक लीडर के पास पक्के उसूल होने चाहिए और उसमें कदम उठाने का दम होना चाहिए, बिल्कुल लॉयड की तरह। जेवियर अच्छी तरह जानता था कि उस लड़के का एकमात्र उसूल सिर्फ पैसा है, लेकिन अब उसे भी शक होने लगा था कि क्या ये वाकई इतनी बुरी बात है। बैरन साफ शब्दों में कहते हैं कि जेवियर का काम अब सिर्फ नजर रखना नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत करना है, क्योंकि वो इस धरती का वारिस है। जेवियर उनकी इस बात को स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन भले ही लॉयड ने चमत्कारिक रूप से उनके परिवार की किस्मत बदल दी हो, वो उसे कभी पसंद नहीं कर पाएगा। अतीत में जब बैरन ने उसे बचाया था और पूछा था कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो नन्हे झावियर ने कहा था कि वो एक नाइट बनना चाहता है ताकि उनकी रक्षा कर सके। अकेले कड़ाके की ठंड का सामना करने की उसकी हिम्मत देखकर बैरन को उसी दिन यकीन हो गया था कि वो एक महान नाइट बनेगा। उन्होंने लकड़ी की एक तलवार तराश कर उसे तोहफे में दी थी, लेकिन नन्हा लॉयड उसका मजाक उड़ाने लगा कि एक अनाथ भला नाइट कैसे बन सकता है, और उसके पिता की तराशी हुई उस लकड़ी की तलवार को तोड़ दिया। झावियर अपना कोट उतारते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। सालों से संभाल कर रखी उस टूटी हुई तलवार को देखते हुए उसे यकीन था कि वो लॉयड को कभी पसंद नहीं कर पाएगा। तभी हमारा हीरो अपने इस रोज के क्लाइंट की सेवा में लग गया। मजाक में बोला कि झावियर अब उसके बिना जी ही नहीं सकता। उसे सुलाने के लिए प्रोफेसर मिरिन डिस्चार्ज कंप्रेशन मेथड सुनाने लगे। नींद की आगोश में जाते हुए झावियर को पूरा यकीन था कि उसे इस इंसान से नफरत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से बदल चुका है। मानना मुश्किल था, पर वो सच में एक अच्छा इंसान बन चुका था। आधी रात को जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, एक हत्यारा लॉयड के कमरे में घुस आया और सारा दोष उसी पर मढ़ने लगा। वो हत्यारा खिड़की से कूदा और उस पर वार करने ही वाला था। झावियर की आंख खुल गई और उसने फुर्ती से उस पर हमला करके उसकी तलवार और पैर काट दिए। इस शोर शराबे की वजह से हमारा हीरो भी जाग गया और उसने देखा कि झावियर ने वीकॉन्ट रेकोना के उस नाइट को दबोच रखा है। अगले दिन काम की निगरानी करते हुए उसने अपने कर्मचारियों को कंपनी का मोटो याद दिलाया, सेफ्टी फर्स्ट। झावियर वहां आया और उसने बताया कि उसने उस हत्यारे को वीकॉन्ट के हवाले कर दिया है। शायद नौकरी से निकाले जाने की वजह से उसने निशाना बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि रेकोना पानी के लिए बहुत बड़ी रकम चुका रहा है। हमारे हीरो ने कहा कि ये बात समझ आती है, क्योंकि वो एक अच्छी सैलरी पाने वाला नाइट था। पर उसने किया क्या? बस अपने भाई से मार खाई। ये देखकर कि उसके मालिक को पहले से ही ऐसा कुछ होने का अंदाजा था, झावियर ने पूछा कि उन्होंने पहले से कोई सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए। लॉयड इस सवाल से थोड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि जब झावियर उसका बॉडीगार्ड है, तो उसे खुद फिक्र करने की क्या जरूरत है। उसी की वजह से तो हमारा हीरो इतनी आजादी से घूम पाता है। और वैसे भी एक 5 साल के बच्चे के लिए, जिसने मॉन्स्टर के हमले में अपना पूरा गांव खो दिया हो, कड़ाके की ठंड में जिंदा बच पाना नामुमकिन था। पर वो न सिर्फ बचा, बल्कि एक शानदार नाइट भी बना। भला बॉडीगार्ड के तौर पर उससे ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है। हमारे हीरो के मुंह से ये सच्ची बातें सुनकर झवियर के दिल से धीरे धीरे वो पुरानी कड़वाहट दूर होने लगी। वो ऐसा सोचने के लिए खुद को कोस तो रहा था, पर लॉयड सच में एक भला इंसान था। चूंकि कल तक पाइप का काम पूरा होने वाला था, तो वो आखिरकार क्रीमो जाकर मोटी कमाई करने की तैयारी कर सकते थे। रास्ते में हमारा हीरो सोते सोते झवियर की पीठ पर गिर जाता है, जिससे चिढ़कर झवियर सीधे लॉयड के चेहरे पर अपनी कोहनी दे मारता है। लॉयड हड़बड़ाकर उठता है और पूछता है कि क्या सच में उसे अभी मार पड़ी है।
हमारा हीरो नीचे उतरने का फैसला करता है और झवियर से उसे घुड़सवारी सिखाने के लिए कहता है। झवियर पलटकर जवाब देता है कि वो एक नाइट है, कोई टीचर नहीं। लॉयड रॉब से कहता है कि ये उसका हुक्म है। झवियर उसे बेहद घटिया इंसान कहता है, लेकिन तभी सिस्टम अपनी ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन चालू कर देता है, जिससे चिढ़कर हमारा हीरो उसे चुप रहने को कहता है। तभी उसे एक बेहद काम का नोटिफिकेशन मिलता है। उसके शानदार कंस्ट्रक्शन के चर्चे हर तरफ फैल चुके थे, जिससे उसे ढेर सारे फेम पॉइंट्स मिल रहे थे। अब फेम का मतलब है पैसा। ये बात समझकर हमारे हीरो को अपना भविष्य एकदम चमकता हुआ दिखने लगता है। वहां तक का सफर छोटा नहीं था और रास्ते में ही सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। इस वजह से वो कड़कड़ाती ठंड के बीच ही क्रेमो पहुंच पाते हैं। वहां का बैरन उनका स्वागत करता है। उसने एक काबिल बिल्डर के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना जवान होगा। वैसे वो ये बात हमारे हीरो से नहीं, बल्कि झावियर से कह रहा था। लॉयड बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरन तो झावियर की शादी अपनी बेटी से कराने पर अड़ा हुआ था। बीच में टोकने की वजह से बैरन भड़क जाता है और गुस्से में पूछता है कि एक मामूली नौकर की हिम्मत कैसे हुई एक रईस की बातचीत में दखल देने की। यहाँ तक कि सिस्टम भी हमारे हीरो के मुंह पर हंसने लगता है। कुछ देर बाद वो किसी तरह पूरी बात समझाने में कामयाब होते हैं। अब लॉयड गहरे सदमे में डूबा हुआ था, जबकि झावियर अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। रही सही कसर पूरी करते हुए बैरन कहता है कि यह लॉयड की ही गलती है कि उसकी शक्ल ही किसी नौकर जैसी है। उनके सामने खड़ा यह शख्स इस व्यापारिक शहर क्रेमो का लॉर्ड था और साथ ही उस नोवेल का एक बेहद अहम किरदार भी था, जिसने अपराधी बनने के बाद झावियर की मदद की थी। वो समुद्र में लगाने के लिए एक मूर्ति को सजाने के वास्ते कीमती रत्न खरीदना चाहता था, लेकिन उसका कारोबार लगातार डूब रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले उनके तट पर एक मॉन्स्टर दिखाई दिया था, जिसका नाम था गीगा टाइटन। भले ही उसने कभी हमला नहीं किया था, पर फिर भी वो सबके लिए खौफ का सबब बना हुआ था। असल में हमारे हीरो ने नॉवेल में इसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि इस दौर के लोगों के पास पानी में हमला करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए क्रेमो लगातार बर्बादी की तरफ बढ़ता गया और आखिरकार एक बड़े संकट में फंस गया। उसे लगा था कि झावियर उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन कोई हल मिलने से पहले ही काम बीच में ही रुक गया। बैरन ने इस जीव को डराने के तरीकों पर रिसर्च की, तो उसे पता चला कि ये जल परियों से डरता है, क्योंकि वो इसकी कुदरती शिकारी होती हैं। इसलिए वो एक बड़ी जल परी की मूर्ति बनाना चाहता था, जो काफी दूर समुद्र के बीच में हो। लेकिन उसने ये ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर उठाने से मूर्ति बनाने के लिए समुद्र की तलहटी को जहाजों का रास्ता रुक जाता। तभी हमारे हीरो को इसमें एक मौका दिखाई देता है और वो कहता है कि वो फ्रिक्शन पाइल और क्रेट को मिलाकर उस मूर्ति के लिए सपोर्ट तैयार कर देगा, जिससे ये मुमकिन हो पाएगा कि मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक पिलर खड़ा किया जा सके। फिर झावियर के साथ वो नाव से उस जगह जाता है जहां वो इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहता है और डुबोता है अपना सिर उस ठंडे पानी में, एक्टिवेट करते हुए अपनी एबिलिटी को। समुद्र की तलहटी बिल्कुल सपाट है, जिससे कंस्ट्रक्शन आसान हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह पाता, क्योंकि बर्फीला पानी उसके चेहरे को सुन्न करने लगता है। लॉयड को ठंड से कांपते देख झावियर काफी खुश नजर आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब किसी को मुसीबत में देखकर उसे इतनी खुशी मिल रही है। साथ ही झावियर इस बात को लेकर भी उत्सुक है कि लॉयड समुद्र की तलहटी से लेकर पानी की सतह तक कोई चीज कैसे बनाएगा। ऐसा करने के लिए उसे जादू की जरूरत पड़ेगी। इस पर लॉयड कहता है कि उसे सिर्फ सीमेंट मैजिक की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो इस दुनिया में सीमेंट आखिर बनाएगा कैसे। डेक पर वापस आने के बाद झावियर ताना मारते हुए उससे कहता है कि कहीं और देखते हुए मत चलो, वरना गिर जाओगे। जिस पर लॉयड जवाब देता है कि तुम्हारा ताना मारने का लेवल अब मास्टर तलवारबाज जैसा हो गया है, और उसे तंज कसने का उस्ताद बुलाता है। तभी पीछे मुड़कर देखने पर एक सुनहरे बालों वाली जवान लड़की पूछती है कि क्या वो मास्टर लॉयड हैं। उसके हाथ में लव लेटर देखकर हमारा हीरो शर्माने लगता है। लॉयड का दिल तब टूट जाता है जब वो लेटर झावियर को थमा दिया जाता है। उसे इस बात का अंदाजा तो पहले से ही था। उस तलवारबाज को उस लव लेटर को ऐसे जेब में रखते हुए देखना, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लॉयड को गुस्से से भर देता है। वो उससे पूछता है कि वो उस लव लेटर को देखकर ऐसे नॉर्मल कैसे रह सकता है। उसी पल झावियर अचानक चौंक जाता है जब उसे एहसास होता है कि हमारे हीरो को आज तक कभी कोई लव लेटर नहीं मिला है। इसलिए वो समझ नहीं पाता कि उसे दिलासा देने के लिए क्या कहे, और बस उसके हिम्मत बनाए रखने की दुआ करता है। पूरी तरह से नफरत और जलन में डूबा हमारा हीरो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं कर रहा है। तभी पिलर प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान वहां के काउंट आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने झावियर द्वारा मांगे गए ज्यादातर सामान का इंतजाम कर लिया है, सिवाय ज्वालामुखी की राख के।
रोमन सीमेंट बनाने के लिए राख सबसे जरूरी चीज है और इस सीमेंट को बनाने के फायदे साफ हैं क्योंकि इससे बने स्ट्रक्चर 2000 से भी ज्यादा सालों तक टिके रहते हैं। राख हासिल करने के लिए उन्हें किसी ज्वालामुखी पर जाना होगा। काउंट को भी लगता है कि उनके पास इतना समय नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। वो रोमन सीमेंट बनाने का ख्याल छोड़कर पोर्टलैंड सीमेंट बनाने पर ध्यान लगाने लगता है। यही वो सीमेंट था जिसने मॉडर्न सीमेंट की शुरुआत की थी। हमारा हीरो इसे बनाने का तरीका थोड़ा बहुत जानता तो है, लेकिन पूरी बारीकियां नहीं पता। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो हर मुमकिन कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करेगा और इसे बनाने का तरीका ढूंढ निकालेगा। 100 दबन सैंपल तैयार करने के बाद भी वो अभी तक उतना मजबूत सीमेंट नहीं बना पाया था। अपने मालिक को इतनी कड़ी मेहनत करते देख उसके पेट्स उदास हो जाते हैं। वो उसे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। वो चिल्लाता है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन तभी उसे याद आता है अपना वो छोटा कुत्ता जो उसकी पिछली जिंदगी में उसके पास था। उस समय वही उसका इकलौता परिवार था। उसकी मौत के बाद उसे इस बात का पछतावा था कि वो उसके साथ और ज्यादा नहीं खेल पाया। लॉयड अपने पेट्स को गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसकी रिसर्च से कहीं ज्यादा जरूरी है। रात में सड़कों पर टहलते हुए लॉयड उनसे माफी मांगता है। अब तक वो उन्हें सिर्फ मशीनों की तरह ऑर्डर देता आ रहा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसे इस बात का बहुत गहरा पछतावा होगा। उसकी ये सच्ची भावनाएं देखकर उन पेट्स का हमारे हीरो के साथ रिश्ता बदल जाता है। अब वो उसे समझने लगते हैं, अपना यहाँ तक कि सिस्टम भी उन्हें उनके एक इवोल्यूशन पर बधाई देता है। वो पेट्स खुद अपनी बहन कोबरा को इवॉल्व करने के लिए कहते हैं। वो चमकने और हवा में तैरने लगती है और उसे कई नई एबिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन जिस एबिलिटी ने लॉयड का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो थी वोल्केनिक एक्सप्लोजन। अगले ही दिन पहाड़ों से एक बहुत बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई देता है और शहर के लोग इससे बुरी तरह डर जाते हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड को भी लगता है कि शायद ये दुश्मनों का हमला है। असल में हमारा हीरो तो बस अपनी छोटी सांप की नई एबिलिटी टेस्ट कर रहा था। उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो जांच करता है कि ये राख वाकई में ज्वालामुखी की राख है। एक्साइटेड होकर वो घावियर से कहता है कि ये तो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धमाके के शोर की वजह से घावियर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। बांगुल की मदद से सीमेंट की ये प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाती है और बिना कोई वक्त गंवाए वो पिलर बनाने के पहले कदम की तरफ बढ़ जाते हैं। ज्वालामुखी की राख इकट्ठा करने के लिए वो एक बहुत बड़ा डायपर बनाते हैं और जब बांगुल अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो वो डायपर राख को फैलने से रोक लेता है। हर कोई लॉयड की इस समझदारी से दंग रह जाता है, खासकर वो बैरन जो उस पर पैनी नजर रख रहा है ताकि उसकी बनाई चीजों को परख कर राजा को एक निष्पक्ष रिपोर्ट सौंप सके। एक बार जब सीमेंट की सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं तो बारी आती है दूसरे कदम की। सीमेंट डालने के लिए एक बड़ा सा ताबूत बनाया जाता है और उसे समुद्र में रख दिया जाता है और फिर हिप्पो का इस्तेमाल करके उस ताबूत के अंदर का सारा पानी तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा कदम था उस ताबूत के निचले हिस्से को लकड़ी की खूंटियों से भरकर उसे मजबूती से टिकाना। जाहिर है ये काम घावियर को ही करना था क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। वो फटाफट सारी खूंटियां ठोक देता है और पूछता है कि और खूंटियां कब लाई जाएंगी, जिसे देखकर हमारा हीरो भी हैरान रह जाता है कि उसने अब तक एक बार भी शिकायत नहीं की। अपनी असली ड्यूटी याद आते ही घावियर हथौड़ा फेंक कर वहां से जाने लगता है। हमेशा की तरह लॉयड उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके वापस काम पर बुला लेता है। जब सुबह की ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमारा हीरो बांगुल के स्टील वाले गोबर लॉन्चर का इस्तेमाल करके टावर का स्ट्रक्चर तैयार करता है। आखिरकार उसमें वो सीमेंट डाल दिया जाता है जिसका कब से इंतजार था। सीमेंट सूखने के बाद वो उस लकड़ी के ताबूत को हटा देते हैं। इस तरह समुद्र के बीच पहला बड़ा आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। लॉयड लॉर्ड को समझाता है कि उन्होंने इसे समुद्र के स्तर से 50 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया है ताकि ऐसा लगे जैसे जलपरी पानी पर तैर रही हो। बैरन को अब भी शक है और उसे नहीं लगता कि ये बुनियाद उस मूर्ति का भारी भरकम वजन संभाल पाएगी। अगर ये काम कर गया तो वो कंस्ट्रक्शन फीस देने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। रात के वक्त आखिरकार उस मूर्ति को प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर दिया जाता है जो चमकते हुए हीरो जवाहरात से सजी एक बेहद खूबसूरत जलपरी की मूर्ति थी। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जहाजों पर रईसों की एक शानदार पार्टी रखी जाती है। हमारे हीरो को भी मजबूरी में वहां जाना पड़ता है, पर वो अपने कपड़ों में काफी असहज महसूस कर रहा होता है और पूछता है कि घावियर आखिर ऐसे कपड़े पहनकर कैसे रह लेता है। लॉर्ड वहां मौजूद लोगों से लॉयड का परिचय कराते हुए कहते हैं कि इसी नौजवान ने इस मूर्ति के सपने को सच किया है। एक बार फिर लोग हमारे हीरो को अनदेखा कर देते हैं और उसे गलती से घावियर समझ बैठते हैं। वैसे वो जानता है कि वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा समझदार है और उसे तारीफों से ज्यादा बैंक ट्रांसफर पसंद है।
लेकिन घावियर के चेहरे पर छाई वो उदासी देखकर उसे बहुत चिढ़ होती है और उसके आत्मसम्मान को पूरी तरह कुचलने के लिए तभी वहां लॉर्ड आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब उसके चेहरे की वजह से है। उधर जहाजों से थोड़ी दूर समुद्र की गहराइयों में जब पार्टी चल रही होती है तो गीगा टाइटन उस मूर्ति को घूर रहा होता है। अपनी जानी दुश्मन उस जलपरी को देखकर उसके दिमाग में बस उस पर हमला करने का ख्याल आ रहा होता है और वो तेजी से उन जहाजों की तरफ बढ़ता है जहां हमारा हीरो बाकी रईसों से बात कर रहा होता है और घावियर सिर्फ अपनी मौजूदगी से वहां मौजूद सभी महिलाओं का दिल जीत रहा होता है। तभी वो जहाज के किनारे जाकर आराम से अपनी वाइन पीने लगता है, लेकिन उसे अपने ग्लास में एक हल्का सा कंपन महसूस होता है जिससे वो समुद्र की तरफ देखने लगता है। और उसी पल हमारा हीरो उसके पास आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो घावियर को लगता है कि कोई चीज उनकी तरफ बढ़ रही है, वो भी बहुत तेजी से, और उसका आकार लगभग दो जहाजों जितना बड़ा है, जिससे हमारे हीरो को तुरंत समझ आ जाता है कि वो क्या बला है। वो तुरंत लॉर्ड के पास जाता है और दबी आवाज में कहता है ताकि सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे कि गीगा टाइटन उनकी तरफ बढ़ रहा है और उन्हें फौरन सबको यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना होगा। काउंट अपने नाइट को बुलाकर पूछता है कि क्या उसे समुद्र में कुछ अजीब महसूस हो रहा है, पर वो मना कर देता है। चूंकि वो एक स्वॉर्ड मास्टर के लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए काउंट को उसकी समझ पर पूरा भरोसा है। पर हमारा हीरो जानता है कि घावियर के सेंस इससे भी कहीं ज्यादा तेज हैं, क्योंकि आखिर वो इस कहानी का हीरो जो है। लॉर्ड अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि गीगा टाइटन ने इतने सालों में उन पर कभी हमला नहीं किया है, लेकिन लॉयड कहता है कि अब उसके पास हमला करने की एक बड़ी वजह है और वो उस विशाल जलपरी की मूर्ति की तरफ देखता है। ठीक उसी पल लॉर्ड को भी समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है और वो हुक्म देते हैं कि तुरंत लंगर उठाए जाएं और जहाज़ों को उस मूर्ति से दूर ले जाया जाए। ये देखकर कि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, हमारा हीरो घावियर से लंगर का बंदोबस्त करने को कहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो ठंडे पानी में कूद जाता है, जबकि हमारा हीरो फेंकता है पैडोंग को उस मूर्ति की तरफ। समुद्र के अंदर घावियर उन जंजीरों पर हमला करने की तैयारी करता है और अपनी माना का इस्तेमाल करके तलवार को गर्म कर देता है। वो उन्हें आसानी से काट देता है, जबकि पैडोंग उन रस्सियों को तोड़ देता है जो मूर्ति से बंधी हुई थी। जैसे ही घावियर सारी जंजीरें काट लेता है तो उसे एहसास होता है कि गीगा टाइटन की रफ्तार और तेज होती जा रही है। हालांकि जहाज अब आजाद हो चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गीगा टाइटन सामने आ जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है। हमारा हीरो और जहाज पर मौजूद बाकी लोग समुद्र में जा गिरते हैं, जबकि पैडोंग उस मॉन्स्टर के हमले से खुद को बचा लेता है। पानी से तेजी से बाहर निकलने के लिए एक माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए वो लॉयड को समुद्र में गिरने से बचा लेता है। उधर वो मूर्ति हवा में उछलकर सीधे शहर की तरफ जा गिरती है, जिससे वहां सब कुछ तबाह हो जाता है और कुछ लोग बाल बाल बचते हैं और समुद्र में गिरे लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं। हमारा हीरो जानता है कि सबको बचाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। वो हिप्पो का इस्तेमाल समुद्र का पानी पीने और लोगों को खींचकर बाहर निकालने के लिए करता है। इसी बीच गीगा टाइटन समुद्र से बाहर निकल आता है और पूरे शहर को तबाह करने के लिए जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। घावियर अपने गुरु से कहता है कि उन्हें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारा हीरो तो पहले ही दूसरी तरफ भाग रहा होता है। लॉयड कहता है कि इतनी बड़ी चीज को रोकने की कोशिश करना सरासर बेवकूफी है और ऐसा करने की कोशिश में वो सिर्फ अपनी जान गंवा बैठेगा। एक साथ कई सारी चीजें हो रही होती हैं, जहां लॉर्ड अपने सैनिकों को उन जहाजों से सीढ़ियां फेंककर समुद्र में गिरे लोगों को बचाने का हुक्म देता है जो अभी तक डूबे नहीं हैं। उधर शहर में वो विशालकाय टाइटन लगातार तबाही मचा रहा होता है। घावियर पूछता है कि क्या लॉयड सच में खतरे में पड़े उन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगा, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने पैसों की चिंता होती है। और लॉयड कहता है कि वो वहां किसी विशालकाय जीव से लड़ने नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने आए थे। उस पल घावियर अपने गुरु से बेहद निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि लॉयड हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए लड़ता है, पर अब वो उसका असली चेहरा देख चुका था और एक सच्चे योद्धा के तौर पर वो मुसीबत में फंसे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता था। लॉयड उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि अगर उसने उस चीज से लड़ने की हिमाकत की तो वो मारा जाएगा, मगर घावियर उसके आदेशों को अनसुना करके सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। अपने ब्लेड बोर्ड और माना ब्लास्ट की मदद से वो तेजी से किनारे की तरफ बढ़ता है। सैनिक उस विशालकाय टाइटन पर तोप के गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन वो सारे गोले उसके मजबूत कवच से टकराकर बेअसर हो जाते हैं। ये देखकर सैनिक बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उस पर एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी वो मॉन्स्टर अपना कवच खोलकर हमले की तैयारी करता है और उससे निकलने वाली हवा का दबाव इतना तेज होता है कि वो हमला करने वाले टावरों को ही तबाह कर देता है।
वैसे उस मॉन्स्टर का असली मकसद उन सैनिकों को मारना नहीं, बल्कि उस जल परी को ढूंढना है जिसे वो अब भी जिंदा समझ रहा है। सिर्फ उस मूर्ति की तरफ बढ़ने के उसके कदम ही शहर के एक बड़े हिस्से को मलबे में बदल देते हैं, जिससे लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल बन जाता है। जमीन पर गिरा एक आदमी उस विशालकाय टाइटन के पैरों तले कुचलने ही वाला होता है कि तभी घावियर उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो सीधे उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसके एक जोड़ पर वार करता है, लेकिन माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करने के बावजूद उसका हमला बेकार चला जाता है, जिससे वो टाइटन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। घावियर उसके हमले से बचता तो है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके हवा में होने का फायदा उठाकर उस पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है। खुद को बचाने की कोशिश करने के बाद भी वो सीधे उसकी चपेट में आ जाता है। सिर्फ एक ही हमले में घावियर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस जीव को हरा पाना नामुमकिन है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है। और जहां एक तरफ घावियर लोगों की जान बचाने के लिए लड़ रहा है, वहीं हमारा हीरो एक टेबल के सहारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर वो कोई बहुत ज्यादा ताकतवर किरदार तो है नहीं, और अगर वो अपने सारे आरपी भी खर्च कर दे, तो भी उसके पास सिर्फ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी स्किल्स ही है। ऐसा नहीं है कि उसे लोगों की तकलीफ और शहर की बर्बादी देखकर दुख नहीं हो रहा, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो ये बातें सोचता है, अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एहसास होता है कि उसे तुरंत वापस जाना होगा, क्योंकि लॉर्ड ने अभी तक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का कमीशन जो नहीं चुकाया है। एक तरफ जहां लॉयड तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं घावियर उस खूंखार जीव से डटकर मुकाबला कर रहा है। उसके हमले से बचते हुए वो सोचता है कि ये जीव भले ही कितना भी विशाल और भयानक क्यों ना हो, पर आखिर है तो एक जानवर ही। इसका कमजोर हिस्सा पक्का इसकी आंख ही होगी। पर जब वो अपने माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करके सीधे उसकी आंख पर हमला करता है, तो भी उस मॉन्स्टर का बाल तक बांका नहीं होता। इससे पहले कि घावियर कुछ और समझ पाता, उस जीव का एक एंटीना सीधे उस पर हमला कर देता है। ठीक उसी वक्त हिप्पो उसे बचाने के लिए वहां आ पहुंचता है। वो सारा पानी बाहर छोड़कर वापस हमारे हीरो के सिर पर जा बैठता है। लॉयड इस वक्त गुस्से से लाल पीला हो रहा था, क्योंकि उस विशाल केकड़े ने उसकी कमाई के रास्ते में आने की हिम्मत जो की थी। घावियर अपने गुरु के बनाए इस मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बार फिर उसका हमला उस जीव के कड़े कवच से टकराकर बेअसर हो जाता है। घावियर भी अब थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि वो इस कवच को भेद ही नहीं पा रहा था। शुरुआत में तो उसे लगा था कि वो जीत सकता है, पर अब वो जान चुका था कि ये नामुमकिन है। हालात इतने खराब होने के बावजूद वो खुद को शांत रखता है, क्योंकि अब उसका गुरु वापस आ चुका था। अब जीत की एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। दरअसल 2 मिनट पहले हमारा हीरो पैडोंग का इस्तेमाल करके शहर के बीच से तेजी से गुजर रहा था। वो दूर से ही उस जीव पर नजर रखते हुए उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अपनी काबिलियत के दम पर, जिससे वो किसी भी चीज की बनावट को समझ सकता था। उस जीव का कवच 1 मीटर मोटा था, जो डेंटिना और क्वेंटिना का एक अनोखा मेल था। मॉलिक्यूलर लेवल पर ये आपस में गुंथी हुई एक ट्रिपल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसी थी। जब भी घावियर हमला करता, तो उस हमले का सारा असर उसके सींग पर ट्रांसफर हो जाता और हवा में रिलीज हो जाता। उस जीव के अंदर उसके हाइड्रोलिक पंजे के लिए एक थैली जैसी बनी हुई थी, और अगर वो उसके जबड़े को तबाह करके उस थैली पर ब्लेस्ड माना से वार कर सके, तो उस जीव का खेल पक्का खत्म हो जाएगा। घावियर पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लॉयड अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे सींग काटने के लिए कहता है, पर इस तलवारबाज को कुछ समझ नहीं आता, और वो पूछता है कि क्या आप पागल हो गए हैं। हमारा हीरो चिल्लाकर उसे समझाता है कि उसे हर हाल में उस सींग को काटना होगा। उधर घावियर उस विशाल केकड़े के हमलों से बड़ी ही फुर्ती से बच रहा होता है। वो जानता था कि सिर्फ सींग काटने से उस जीव को कोई जानलेवा चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसे यकीन था कि उसके गुरु ने बिना किसी प्लान के ऐसा करने को नहीं कहा होगा। लॉयड उसे सावधान करते हुए कहता है कि भले ही वो सींग अंदर से खोखला हो, पर उसे काटना इतना आसान नहीं होगा, और माना सर्कल्स का काम सिर्फ सीधे वार करना नहीं होता। घावियर को ठीक ठीक समझ नहीं आता कि उसके गुरु का इससे क्या मतलब है, लेकिन सिर्फ वार करने के बजाय वो माना सर्कल को एक इलेक्ट्रिक आरी की तरह इस्तेमाल करके काटने की कोशिश करता है। ये देखकर हमारा हीरो बेहद खुश हो जाता है कि उसकी थ्योरी सच में काम कर गई। इस बार घावियर का हमला सचमुच उस मॉन्स्टर को गहरी चोट पहुंचाता हुआ दिखता है। जैसे ही उस पर दोबारा हमला होने वाला होता है, हमारा हीरो उसे बचाने के लिए पौड़ों का इस्तेमाल करता है। आखिरकार घावियर उस सींग को काटने में कामयाब हो ही जाता है, जिससे वो जीव दर्द के मारे जोर से चीख उठता है। लेकिन जमीन पर सिर्फ उसकी तलवार गिरती है, जिसे देखकर हमारा हीरो पूरी तरह हैरान रह जाता है, ये जानते हुए भी कि गीगा टाइटन उसे कुचल देगा।
घावियर हमला करने के लिए उसके ठीक नीचे डटा रहा। वो उसे हराने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन ऐन मौके पर पैडोंग ने उसे बचा लिया। वो हैमस्टर घावियर को डांटने लगा, और भले ही घावियर को उसकी बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी, पर वो इतना समझ गया कि उसे अपनी इस लापरवाही के लिए डांट पड़ रही है। गीगा टाइटन का अच्छे से मुआयना करने के बाद अब इकलौता उसे हराने का रास्ता प्लान ए और डी को मिलाकर ही बन सकता था। और ऐसा करने के लिए उसने सबसे पहले पैडोंग को बुलाया और उसे उसी जगह ले जाने को कहा जिसके बारे में उसने पहले बात की थी। लॉयड ने चेतावनी दी कि वो जीव अब घावियर को अपने लिए खतरा मान रहा है, इसलिए उसने घावियर से उस मॉन्स्टर को जंगल की तरफ खींचने को कहा। हमारे हीरो ने काफी वक्त जुटा लिया था और अब तक उनका काम पूरा हो जाना चाहिए था, तो अब बस काउंट पर भरोसा करना ही बचा था। ठीक 15 मिनट पहले वो लॉर्ड अपनी आंखों के सामने शहर को तबाह होते देख सदमे में था। उसके नाइट ने इस खतरे को पहले न भांप पाने के लिए माफी मांगी, लेकिन काउंट ने कहा कि गलती असल में उसकी खुद की थी। ये सोचना ही एक बड़ी भूल थी कि वो सिर्फ एक मूर्ति के दम पर उस दरिंदे को खदेड़ सकते हैं। तभी हमारे हीरो ने कहा कि उस मूर्ति ने वाकई उसे दूर भगाया था। वो मॉन्स्टर तो सिर्फ उसे तबाह करने के लिए यहाँ आया है, और उसने इस दीवानगी का फायदा उठाने की सलाह दी। वो काउंट को तैयारी का मौका देने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त खींचेगा। उधर घावियर लगातार उस दरिंदे के हमलों से बचता रहा, लेकिन अब वो भी अपनी आखिरी हद तक पहुंच रहा था। फिर भी वो बिना रुके उस जीव को लगातार जंगल की तरफ खींचता गया। गीगा टाइटन एक ऐसी बेकाबू ताकत बना हुआ था जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा था, और घावियर अब और ज्यादा भाग नहीं पा रहा था, जिससे वो उस जीव की पकड़ में आने के बेहद करीब पहुंच गया। इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, हमारा हीरो जोर से चिल्लाया और उस भूरी मूर्ति के लिए तालियां बजाने को कहा। जब घावियर ने मुड़कर देखा, तो लॉयड उस मूर्ति को लेकर आ रहा था, जिसे अब पूरी तरह से ठीक कर दिया गया था। अपने जानी दुश्मन को देखते ही गीगा टाइटन गुस्से से पागल हो उठा, और उसका ये रिएक्शन देखकर लॉयड बेहद खुश हुआ। नॉवेल की जानकारी से उसे पता था कि वो मूर्ति को दोबारा जोड़ने के लिए काउंट पर पूरा भरोसा कर सकता है। उसका प्लान इस मूर्ति के जरिए घावियर के हमले के लिए एक सही मौका बनाना था। जैसे ही वो उस मॉन्स्टर के काफी करीब पहुंचे, पडोंग ने कार्ट को ड्रिफ्ट किया और वो टाइटन को अपनी तरफ खींचने लगे। घावियर ने इस मौके का फायदा उठाकर उस जीव के कमजोर हिस्से पर निशाना साधा और ठीक वहीं एक जोरदार माना ब्लास्ट किया। भले ही वो हमला बेहद ताकतवर था और उससे एक बड़ा धमाका हुआ, पर उससे उस कवच पर सिर्फ एक दरार ही आ पाई। अपनी इस कमजोरी से घावियर उदास हो गया, लेकिन नीचे गिरते हुए उसने लॉयड को कहते सुना कि अब बाकी सब उस पर छोड़ दे। जब उसके गुरु ने इतने भरोसे के साथ ये बात कही, तो वो समझ गया कि अब वो आराम कर सकता है। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, हिप्पो ने आकर उसे संभाल लिया। उधर लॉयड जोर से चिल्लाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस शहर को बचाकर रहेगा। टॉम भी अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था, और वो उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था। इशारा मिलते ही पडोंग ने हमारे हीरो को सीधे गिगा टाइटन की तरफ उछाल दिया। इससे पहले जब वो शहर को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब उसने हमले के कुछ प्लान सोचे थे और तय किया था कि वो माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करेगा। पर दिक्कत ये थी कि इसके लिए उसे ट्रिपल सर्कल हार्ट की जरूरत थी, और अभी उसके पास सिर्फ दो ही थे। सिस्टम का इस्तेमाल करके वो अपनी तकनीक को इवॉल्व करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी लेवल तक इवॉल्व करने के लिए उसके पास काफी पॉइंट्स नहीं थे। हालांकि उसने लड़ाई से दूर रहने का फैसला किया था, पर वो सोचने लगा कि आखिर वो वहां हवा में लटके लटके क्या बकवास कर रहा है, और साथ ही ये भी तय करने लगा कि क्या उसे माना का इस्तेमाल करके एक जोरदार पंच मारना चाहिए। तभी अचानक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया कि उसे जावियर से 5 अप्रूवल पॉइंट्स मिले हैं, और इसी के साथ उसे तीसरा माना सर्कल बनाने के लिए जरूरी पॉइंट्स मिल गए। अब पूरे भरोसे के साथ उसने हमले की तैयारी शुरू की। एक सर्कल दिल की हिफाजत के लिए और बाकी दो को आपस में टकराने के लिए। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर ने अपने पंजे से एक पहाड़ को तोड़ डाला, और इत्तेफाक से उसका एक पत्थर सीधे हमारे हीरो के सिर पर जा लगा। उस जोरदार झटके की वजह से वो होश खो बैठा, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने तीनों सर्कल्स को आपस में टकरा दिया, जिससे एक बेहद ताकतवर ट्रिपल सर्कल माना ब्लास्ट पैदा हुआ, जो इतना खतरनाक था कि उसने उस पूरे जीव के परखचे उड़ा दिए। शहर से लोगों को आसमान में धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार दिखाई दिया। वो खूंखार जीव अब पूरी तरह से मारा जा चुका था। उधर लॉयड के पेट्स झावियर को जगाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे वो उठ खड़ा हुआ, और उसने गिगा टाइटन को जमीन पर ढेर देखा। वो हैरान था कि लॉयड ने सच में ये कर दिखाया। लेकिन पडोंग बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो झावियर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा।
वो उन तीनों परेशान पेट्स के पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी ही दूरी पर उन्हें लॉयड मिल गया, जिसके सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल बेजान हो चुकी थीं। उसने पास जाकर उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन लॉयड के दिल में कोई धड़कन नहीं बची थी। एक संदेशवाहक कबूतर उड़कर फ्रॉन्टेरा हवेली पहुंचता है, जहां काउंट उस चिट्ठी को खोलते ही दंग रह जाता है। वो बिना वक्त गंवाए तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर क्रीमो की तरफ निकल पड़ता है। उस चिट्ठी में क्रीमो के लॉर्ड ने लिखा था कि उनके बड़े बेटे लॉयड ने उनके सारे जरूरी कंस्ट्रक्शन के कामों को बेहतरीन तरीके से पूरा कर दिया था। लेकिन पार्टी के बाद शहर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा और उस नाजुक मोड़ पर लॉयड और उसके गार्ड ने खुद को दांव पर लगा दिया ताकि अनगिनत जानें बचाई जा सकें, जिसकी वजह से लॉयड अब एक अजीब कोमा की हालत में चला गया है। ये जानकर बैरन अपने बेटे की फिक्र में तेजी से क्रीमो की तरफ भागता है, पर साथ ही उसके दिमाग में वो सारे पल घूमने लगते हैं जो उसने इस नए लॉयड के साथ बिताए थे, जिसने उसे कभी पिता कहकर नहीं पुकारा था, बल्कि हमेशा सिर्फ बैरन ही। एक पल के लिए फ्रॉन्टेरा को शक होता है कि क्या वो नौजवान वाकई उसका बेटा है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में और सोच पाता, एक खूंखार मॉन्स्टर अचानक रास्ते में उनके सामने आ खड़ा होता है। उनका योद्धा तुरंत घोड़े से उतरता है और काउंट को आगे बढ़ने के लिए कहकर खुद उस जीव का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस दरिंदे के पहले वार को रोक लेता है। वो काउंट से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो सब फिर से क्रेमो में मिलेंगे। वो योद्धा और वो मॉन्स्टर दोनों एक साथ एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भेड़िया बहुत ज्यादा ताकतवर था, जो तलवार के दो टुकड़े कर देता है और सीधे काट लेता है उस योद्धा के कंधे को। पर हार ना मानते हुए वो योद्धा अपनी जंग जारी रखता है, भले ही वो मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ रहा था। ठीक उसी वक्त जब उसे लगता है कि अब वो मारा जाएगा, तभी बैरन और बैरोनेस वहां आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं उस भेड़िए को हराने में। वो योद्धा खुद अकेला उस जीव का सामना न कर पाने की वजह से शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन बैरन उसे याद दिलाता है कि वो उनका वफादार है और ये उसका फर्ज है अपने लोगों की रक्षा करना। तभी अचानक बैरोनेस का ध्यान एक खौफनाक चीज पर जाता है। भेड़ियों का एक पूरा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो योद्धा अपनी चोटों के बावजूद उन भेड़ियों के सामने डट कर खड़ा हो जाता है, जबकि बैरन और बैरोनेस अपनी उम्मीद खोने लगते हैं। तभी वहां जावियर आ पहुंचता है और पलक झपकते ही उन भेड़ियों का सफाया करके उन्हें सुरक्षित ले जाने की बात कहता है और पूछता है कि क्या किसी को चोट आई है। बैरन का योद्धा जानता था कि जावियर काबिल है, पर वो हैरान था कि आखिर किस चीज ने उसे क्रीमो आने के बाद से इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। बैरनेस पूछती है कि क्या लॉयड ठीक है, लेकिन जावियर यकीन से नहीं कह पाता कि वो जिंदा है या नहीं। वो बताता है कि उस दानव के हारने के बाद लॉयड की धड़कनें रुक चुकी थीं। इस डर से कि वो अपना ये नया घर खो देगा, जावियर को अचानक तब राहत मिली जब लॉयड की नब्ज वापस चलने लगी। हालांकि उसे पूरा यकीन है कि लॉयड का दिल धड़कना बंद हो चुका है, पर उसकी नब्ज चल रही है और वो सांस ले रहा है। लॉयड के सीने को छूते हुए जावियर महसूस करता है कि उसका ट्रिपल सर्कल दिल मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से बेहद तेज रफ्तार से घूम रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके दिल की असली हालत क्या है। बस इतना पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स ही उसे जिंदा रख रही हैं। वापस लौटते हुए वर्तमान में लोग शहर को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं। जावियर बताता है कि छोटे मालिक काउंट की हवेली में डॉक्टर की देखरेख में हैं, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तभी काउंट उस खूंखार जीव के खिलाफ हुई अपनी जंग के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन जावियर जोर देकर कहता है कि वो तो बस एक तलवार था जिसे लॉयड इस्तेमाल कर रहा था। उस मॉन्स्टर को हराने वाली खुद उसकी अपनी ताकत थी। ये सुनकर खुद हीरो के माता पिता को भी यकीन नहीं होता कि उसके पास इतनी ताकत है, जब तक कि वो खुद सुनते हैं कि बाकी रईस भी लॉयड को सम्मान देने के लिए काउंट की हवेली की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मानते हुए कि अगर वो ना होता तो हर कोई ठंड से ठिठुर कर मर चुका होता। लॉयड ने सिर्फ लोगों को समुद्र से ही नहीं बचाया था, बल्कि मलबे में फंसे एक सैनिक की मदद भी की थी, जिससे शहर को तबाह करने वाली एक भीषण आग लगने से बच गई। सच में पूरा का पूरा शहर ये बात मानता है कि वो सब लॉयड फ्रोंटेरा की वजह से ही बच पाए हैं और बैरन के घर के बाहर खड़ा हर शख्स उसे सलाम कर रहा है। तभी एक आदमी बहस शुरू करने की कोशिश करता है और लॉयड की बनाई मूर्ति को ही इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराने लगता है, लेकिन गुस्से से भड़की भीड़ मिलकर उसकी अच्छे से धुनाई कर देती है। कमरे के अंदर आखिरकार हमारा हीरो होश में आ जाता है। उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा है और उसके सामने कुछ सिस्टम नोटिफिकेशंस तैर रहे हैं। उसे याद आता है कि उसने पागलों की तरह ट्रिपल माना ब्लास्ट का इस्तेमाल किया था और वो सोचता है कि क्या वो सच में जिंदा है।
सिस्टम कंफर्म करता है कि हाँ, वो जिंदा है, जिस पर हीरो हैरान होकर पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसका दिल तो फट जाना चाहिए था। ठीक उसी पल जावियर कदम रखता है कमरे में और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। लॉयड उसे देखकर खुश होता है और तुरंत पूछता है कि उन्हें इस कंस्ट्रक्शन के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं। एक पल के लिए तो जावियर निराश हो जाता है कि होश में आते ही इसके मुंह से ये शब्द निकले, पर जल्द ही वो खुश हो जाता है क्योंकि लॉयड बिल्कुल ठीक लग रहा है। तभी बैरन और बैरनेस भागते हुए कमरे में आते हैं और अपने अभी अभी जागे बेटे को गले से लगा लेते हैं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो असली लॉयड है या नहीं, वो तो बस इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि वो जिंदा है। मजेंटा की शाही राजधानी में एक सेवक राजा को काउंट ऑफ क्रीमो के खत के बारे में बताता है। राजा ये जानकर हैरान है कि उसके साम्राज्य में ऐसा कोई इंसान भी रहता है, और वो अपने सिपाही को बैरन फ्रॉन्टेरा के पास संदेश भेजने का हुक्म देता है कि वो अपने बेटे और गार्ड को लेकर हाजिर हो। शाही राजकुमारी अलीशिया ऐलान करती है कि वो खुद इस आदमी से मिलकर उसकी काबिलियत को परखेगी। वापस क्रीमो में सिस्टम बताता है कि तुम्हारी बहादुरी, सूझबूझ और आत्म बलिदान की बातें पूरे साम्राज्य में फैल रही हैं। अपनी सामाजिक साख बढ़ाने की वजह से उसे 1500 आरपी मिलते हैं। इसके अलावा उसे एक माना हार्ट भी मिल गया है, जिससे पता चलता है कि एक महीने तक कोमा में रहने के बाद भी उसके पास इतनी एनर्जी क्यों है। अब जब वो एक माना हार्ट का मालिक बन चुका है, तो खुदाई करना बहुत आसान हो जाएगा। सिस्टम सवाल करता है कि क्या वो इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी काम के लिए सोच सकता है, पर हीरो सोचता है कि क्या ये सिस्टम दुनिया के बिल्डर्स को कम आंक रहा है। चूंकि उसका माना हार्ट एक अनोखे तरीके से बना है, इसलिए इसकी खूबियां भी खास है। उसे झटके को बेअसर करने की काबिलियत मिली है, जिसका सीधा मतलब है कि वो जब चाहे तब ट्रिपल कोर धमाके का इस्तेमाल कर सकता है। अब खदान का काम बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। हीरो समझाता है कि माना हार्ट को बचाना होगा उस झटके से जो ब्लेस्ड माना की वजह से पैदा होता है। ये असल में एक गोला बारूद के डिपो की तरह काम करता है। यही वजह है कि उसे अपने सर्कल्स में से किसी एक का इस्तेमाल करके इस माना हार्ट को बचाना होगा। लेकिन उस वक्त उसके पास माना हार्ट नहीं था, इसलिए वो धमाके से लगने वाले झटके से बच पाया। किसने सोचा था कि माना हार्ट की ट्रेनिंग को टालना आखिरकार उसके लिए इतना फायदेमंद साबित होगा। उसी वक्त लॉर्ड बग्घी के अंदर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। जैसे ही वो लॉर्ड को अपनी सीट पर बैठते हुए देखता है, हमारा हीरो उन्हें ऐसे देखता है जैसे उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही हो। बग्घी शहर की सड़कों से होते हुए आगे बढ़ती है और खिड़की से बाहर देखते हुए लॉर्ड सोचने लगता है कि इन इमारतों और सड़कों को ठीक करने में कितना खर्च आएगा। लॉर्ड कहते हैं कि ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें शहर के करीब एक महीने का पूरा बजट लग जाएगा। ये सुनते ही हीरो अपना पत्ता खेलता है और कहता है कि अगर गीगा टाइटन को नहीं हराया गया होता, तो शायद सब कुछ ठीक करने में आधे साल का बजट भी कम पड़ जाता। मामले की गंभीरता को समझते हुए लॉर्ड फौरन पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है, जिस पर लॉयड कहता है कंस्ट्रक्शन में होने वाली बचत के मुकाबले वो जो मांग रहा है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। और वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए वो जिक्र करता है कि उसने कुछ नौकरों से सुना था कि लॉर्ड शहर की भलाई के लिए काम करने वाले किसी भी शख्स को अच्छा खासा इनाम देंगे। ये सोचते हुए उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। लॉर्ड उसे मिलने वाली रकम को 1.5 गुना बढ़ा देते हैं। पर बग्घी का माहौल अब भी भारी रहता है और हीरो कहता है कि वो पैसों की भीख नहीं मांग रहा था, लेकिन उसे आखिरकार समझ आ गया है कि लॉर्ड के लिए उनके नागरिकों की जान की कीमत उनके कंस्ट्रक्शन कमीशन से सिर्फ 1.5 गुना ही ज्यादा है। इस इमोशनल ब्लैकमेल के आगे झुकते हुए बैरोन कमीशन को 2 गुना कर देते हैं। लॉयड अपने चेहरे पर एक ठंडा सा भाव लिए बिल्कुल खामोश रहता है। बैरोन घबराकर उस ऑफर को 3 गुना कर देते हैं। ठीक उसी पल हमें खिड़की के शीशे में हीरो के चेहरे पर एक शैतानी हाव भाव दिखाई देता है। बैरोन को एहसास होता है कि उसे अभी अभी लूटा गया है। हमारा हीरो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अब माहौल को पूरी तरह दोस्ताना बनाते हुए वो उनकी दरियादिली की तारीफ करता है और कहता है कि वो इस खास मुआवजे का सही इस्तेमाल करेगा। लॉर्ड उससे हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन उन्हें ये सब बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन है कि उन्हें अभी अभी लूटा गया है। फिर भी वो चाहकर भी उससे नफरत नहीं कर पाते। काउंट की बग्घी लोगों की भीड़ के बीच से गुजरती है, जो लगातार चिल्ला रहे थे कि मास्टर लॉयड आ गए हैं। कोरिया में एक मामूली इंसान की तरह जीने वाले के लिए ये पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही दबाव वाली थी। लॉर्ड एक आवाज बढ़ाने वाले जादुई गोले का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक मंच तैयार किया है। हीरो सोचता है कि वो बस एक साधारण सा भाषण दे देगा,
क्योंकि इससे उसे कोई पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं। स्टेज पर चढ़कर जब वो भीड़ को अपना नाम चिल्लाते हुए देखता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि इन सभी लोगों से पैसे कैसे कमाए जाएं। भाषण देने के बजाय वो लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने कभी एंडल कोडिंग के बारे में सुना है। ये देखकर कि किसी को इसके बारे में नहीं पता, वो समझाने लगता है कि कैसे एंडल उनकी जिंदगी बदल देगा। अंगीठी के पास बैठकर बर्बाद होने वाला उनका सारा समय अब परिवार के साथ सुकून भरे पलों में बदल जाएगा, जिससे उनकी जिंदगी की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो जो कोई भी इसमें दिलचस्पी रखता है, वो बैरोन फ्रोंटेरा की हवेली पर आ सकता है, जो फ्रोंटेरा बैरोनी में है। शहर को बचाने के बारे में कोई भाषण देने के बजाय उसने सीधे अपना प्रोडक्ट बेच डाला। ये देखकर लॉर्ड समझ जाते हैं कि वो उससे नफरत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुनाफे के एक एक पैसे के लिए इतना जुनूनी इंसान जो अपने मकसद पर अड़ा रहे, उससे कोई नफरत नहीं कर सकता, बल्कि हर कोई उसे अपने साथ रखना चाहेगा। अब वो अपने घर लौट रहा था, या यूं कहें कि अपने भविष्य की सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के पास। लॉयड ने सोचा कि सबसे पुराना नाइट, लॉर्ड बर्न, अपनी मामूली काबिलियत के हिसाब से बहुत ज्यादा कमाता है, जो बमुश्किल इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचती थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं भी लगी हो तो प्लीज कर ही दीजिए, क्योंकि मेरी नींद तो अब वापस आने से रही। इतनी रातों तक एडिट किया है कि डार्क सर्कल्स ने अब आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं। चलिए, अब चलता हूँ, अगली कहानी एडिट करनी है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और समय पर सो लिया कीजिए।